चलिए तो आज हम लोग फिर से करंट अफेयर को देखेंगे। पहला करंट अफेयर फटाफट 100 क्वेश्चन में हमने प्रश्नों को कराया था। कुछ प्रश्न रह गए थे लेकिन हम उनको नहीं, आज हम अध्याय 2 को करेंगे। अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 होगी। इससे पहले कि मैं आपसे थोड़ा कुछ प्रश्न करना चाहूँगा कि यदि आपने पहले वाले करंट अफेयर देखे होंगे तो आपको कमांड हो गया होगा, तो 1-2 प्रश्न पूछना, 2-3 प्रश्न पूछना चाहेंगे। यदि आपको याद है तो अभी जवाब देंगे। प्रश्न ये है कि पहला आईआईटी उपग्रह परिषद कहाँ बनाया गया है? कोई बता सकते हैं कि पहला आईआईटी उपग्रह परिषद कहाँ पे बना है? एनीबॉडी कोई बताइए तो। पहला आईआईटी उपग्रह परिषद बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया? यह उज्जैन में बनाया गया है। ठीक है, यह उज्जैन में बनाया गया है। बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बन गया है? जियो बना है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर जो है जियो बना है। और 3 प्रश्न और हम पूछेंगे आपसे। 2 प्रश्न तो हमने पूछ लिया है। एक सबसे पहला पूछा हमने, आईआईटी उपग्रह परिषद स्थापित किए गए हैं, तो ये उज्जैन में किए गए हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर जियो बन गया है। तीसरा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में पहली बार दिव्यांगों के लिए इस विश्वविद्यालय बना है, कहाँ पे बना है? कोई बता सकते हैं? दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, कहाँ पे बना है? यह रांची में बना है। रांची में, याद रखिएगा, रांची में बनाए गए हैं दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय। तीसरा क्वेश्चन हमने पूछ लिया है। चौथा क्वेश्चन हम एक बार और पूछेंगे। चौथी नंबर क्वेश्चन है कि चौथे विश्व विरासत शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? चौथे नंबर का, इससे चौथे नंबर का श्रीनगर को शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे, 10 दिन के लिए अतिरिक्त छुट्टी महिलाओं के लिए प्रदान कौन राज्य करेगा? 10 दिन के लिए अतिरिक्त छुट्टी महिलाओं के लिए कौन राज्य करेगा? लास्ट क्वेश्चन है, ये उड़ीसा सरकार करेगा। ये याद रखें, उड़ीसा सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त छुट्टी देने का, तो याद रखेंगे जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको कमांड करना आपका काम है। 2 से 3 बार 4 बार जितना बार हो सके देखना चाहिए। जब तक याद नहीं रहेंगे आप पीछे आगे पढ़ते जाएंगे, एक तरफ पढ़ेंगे एक तरफ भूलेंगे। इसीलिए कंठस्थ ज़रूरी है। जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतना कंठस्थ होता चला जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम के समय उतना पढ़ना नहीं पड़ेगा और तुरंत ही रिवाइज हो जाएगा। अगर ये 5 प्रश्न को आप जवाब देने में सक्षम हैं, इसका मतलब है आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं तो आप झूठ मूठ के पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर आपका होगा क्लियर नहीं। ठीक है, आइए हम चलते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 में हमको क्या जानना है? अध्याय 2 में हमें जानना है 2023-24 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो 2023-24 से प्रश्न जो आयोजित किए गए हैं जो राष्ट्रीय महोत्सव, वो महोत्सव हम कैसे याद करेंगे और किस तरह से याद करेंगे जो हमारा याद हो जाएगा, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप याद करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले महोत्सव की ओर चलते हैं। पहला महोत्सव है आपका बेहदी नखलम महोत्सव। बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया है जुलाई 2024 में। बेहदी नखलम महोत्सव, थोड़ा बेहदी नखलम महोत्सव के विषय में आप जान लीजिए कि बेहदी नखलम महोत्सव में क्या होता है। बेहदी नखलम महोत्सव में आपको ध्यान रखना है कि एक ऊंची झंडा बनाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा झंडा बनाया जाता है और इसमें बताया जाता है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं वहाँ हैजा के दानव को भगाने के लिए। और ये मेघालय में, जैसा कि अभी हम बताए हैं कि हैजा के दानव को भगाने वाला पर्व है, इसीलिए मनाया जाता है।
आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। आइए हम दूसरे नंबर प्रश्न की ओर दूसरा महोत्सव की जानकारी देते हैं। तो दूसरा महोत्सव जो है आपका, दूसरा महोत्सव है खर्ची पूजा महोत्सव। तो खर्ची पूजा महोत्सव जो है ये त्रिपुरा में मनाया जाता है और मनाया गया है 24 जुलाई 2024 में। खर्ची पूजा का नाम खर्ची पूजा महोत्सव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 14 देवताओं का पूजा होता है, थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगता है, इसीलिए खर्ची पूजा महोत्सव इसे कहते हैं। तो ये त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जाता है। हम फिगर के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि फिगर आप देख लीजिएगा तो ज़्यादा कमांड रहेगा। ये है आपका खर्ची पूजा महोत्सव और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अधिक 14 देवताओं की पूजा हो रही है और इसी कारण से इसे खर्ची, ज़्यादा खर्चा होता है थोड़ा मौसम के आगमन के लिए। ये खर्ची पूजा महोत्सव एक हमारी संस्कृति है जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है, अर्थात यहाँ पे त्रिपुरा में ये एक प्रकार का संस्कृति है। आइए चलिए हम अगले को समझते हैं। अगला में आपका है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख में मनाया जाता है और लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल भगवान पद्म संभवम की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि भगवान पद्म संभवम हैं जिनकी जयंती के लेकर के लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला ये आपको गुवाहाटी में मनाए जाते हैं और गुवाहाटी में आपको ध्यान रखना है कि अम्बुबाची एक गुवाहाटी में एक कामाख्या मंदिर है। कामाख्या याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है। ये कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना होती है। इस जगह उसी समय एक मेला लगता है जिसे हम अम्बुबाची मेला कहते हैं। तो कामाख्या मंदिर हो गया और अम्बुबाची मेला, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये भगवान पद्म संभवम का मतलब ध्यान दिया गया है और कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर में मेला लगाए जाते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट को। आगे है बैकाशी विकासम महोत्सव। बैकाशी विकासम महोत्सव में यहाँ पे तमिलनाडु में ये मनाया जाता है, बैकाशी विकासम महोत्सव। और बैकाशी विकासम महोत्सव में क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बैकाशी विकासम जो ये है, इसमें एक बार फिगर के माध्यम से हम बता दे रहे हैं। भगवान की ही मूर्ति बना करके मतलब इसमें बनाया जाता है और बना करके लोग पर्व संस्कृति के रूप में मनाते हैं और ये तमिलनाडु में मनता है। बैकाशी विकासम महोत्सव का ये फिगर है, आप देख सकते हैं। आइए हम समझते हैं अगले को। अगला आपका है सागा दावा त्यौहार। सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है सागा दावा का मतलब है कि साग के पत्ता के दावा के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे हम सागा दावा महोत्सव कहेंगे। साग का पत्ता के रूप में जो है आपको ध्यान रखना है कि ये प्रयोग होता है दवा के रूप में। जिसे हम अगर बात करें हम साग की, तो साग सेहत के लिए अच्छा है और इसीलिए सागा दावा महोत्सव आपको सिक्किम में मनाया गया है। पोई का आप देखे होंगे, पोई का पत्ता, पोई का पौधा, तो पोई के पौधे से ज़्यादातर मनाया जाता है सागा दावा महोत्सव। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं हम अगले को। अगला आपका है महोत्सव चिथिराई महोत्सव। चिथिराई महोत्सव जो है मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है और चिथिराई महोत्सव में आपको ध्यान ये रखना है कि एक कहावत है कि चिथिराई महोत्सव में भगवान सुंदेश्वर
सुंदेश्वर जो भगवान शिव के अवतार हैं, और उसके बाद विष्णु भगवान की बहन मीनाक्षी, दोनों के मिलन की बात किया गया है। तो ये चिथराई महोत्सव में ही मनाए जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि दोनों के मिलन की बात यहाँ पे किया गया है, अर्थात उस समय दोनों का मिलन होता है, उसी समय ये महोत्सव मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है हमारी। उसके बाद है खुबानी फूल महोत्सव। खुबानी फूल महोत्सव एक प्रकार का फूल है जो खिलता है, तो उस समय महोत्सव मनाए जाते हैं। वो फूल किस प्रकार का होता है मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ कि खुबानी फूल जो होता है वो किस प्रकार का होता है। खुबानी फूल महोत्सव खुबानी फूल के लिए मनाया जाता है, और ये है आपका, ये खुबानी फूल है, देख लीजिए वीडियो से आप देख लीजिएगा, ये खुबानी फूल है, और इसी फूल के खिलने से खुबानी फूल महोत्सव मनाया जाता है। आइए हम समझते हैं अगले को। खुबानी फूल महोत्सव आप समझ गए कि खुबानी फूल महोत्सव कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं आपको लद्दाख में। योग महोत्सव तो सबको पता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 75वें दिन पूर्व जो है 75 दिन पहले ही योग महोत्सव हम लोग मनाते हैं, और ये पुणे में मनता है। तो योग महोत्सव तो सबको पता है कि योग कैसे है। उसके बाद है लोंगटे महोत्सव। लोंगटे महोत्सव भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, और ये एक न्यासी जनजाति है। न्यासी जनजाति जो है न्यासी जनजाति मन के द्वारा ये लोंगटे महोत्सव मनाए जाते हैं। लोंगटे महोत्सव में क्या होता है कि इस महोत्सव में लोग जो है एक प्रकार का नृत्य करते हैं, और अपनी मतलब खुशहाली के लेकर के, फसल के खुशहाली के लेकर के ये मनाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम आगे समझेंगे त्रिशूर पूरम महोत्सव। ये केरल में मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम महोत्सव। और त्रिशूर पूरम महोत्सव में ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हाथियों का पूजा होता है, हाथियों को झुंड लगता है, जो त्रिशूर पूरम महोत्सव के रूप में जाना जाता है। तो त्रिशूर पूरम महोत्सव आपको हाथियों का झुंड है, इस तरह से मनाए जाते हैं। मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा दे रहा हूँ कि त्रिशूर पूरम महोत्सव किस तरह का होगा। इसमें शायद नहीं फिगर नहीं है। ये है त्रिशूर पूरम महोत्सव जो कि केरल में मनाए जाते हैं। आप देख लीजिए, ये त्रिशूर पूरम महोत्सव के फिगर हैं। आइए समझते हैं हम अगले त्यौहार को। और गणगौर महोत्सव। गणगौर उत्सव जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में महिलाएं जो है अपने पति की सलामती के लिए पूजा करता है, उत्सव मनाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं होती है वो अपनी अच्छे पति की कामना करता है, इसके लेकर के ये पर्व राजस्थान में प्रचलित है। और मैं गणगौर महोत्सव का भी फिगर बता दे रहा हूँ कि गणगौर महोत्सव के कौन से फिगर हैं। आप इसको देख लेंगे कि किस तरह से ये मनाए जाते हैं। ये रहा आपका गणगौर महोत्सव के फिगर। ये गणगौर महोत्सव का ये संस्कृति है जो आप देख करके समझ सकते हैं। फिगर दिखाई आपको नहीं देगा क्योंकि यहाँ स्क्रीन से। चलिए आगे वीडियो के जरिए आप देखिएगा। आगे हम समझ रहे हैं फूलदेई महोत्सव है, जिसमें फूल दिया जाता है। तो फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। ये जो है कृषि मानसून के आगमन के लेकर के उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव, जिसमें अध्यात्म के बारे में हाल ही में हैदराबाद में ये मनाया गया है, और हमारे राष्ट्रपति जो हैं उस समय इस महोत्सव को आयोजित किए थे। उसके बाद है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो ये जिस समय गीता की यादगार के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाए जाते हैं। एलोरा
अजंता महोत्सव, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में एलोरा अजंता की पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी के निकट जो है ना नृत्य डांस होते हैं, जिसे हम एलोरा अजंता की महोत्सव के नाम से जानते हैं। आइए हम फिगर के ज़रिए आपको दिखाते हैं कि एलोरा अजंता, ये फूलदेई महोत्सव है। देखिए इस तरह से फूलदेई महोत्सव मनाए जाते हैं। वही यहाँ आपको है अंतर्राष्ट्रीय अध्यात्म दिवस मनाया गया है, और ये गीता महोत्सव है, आप देख सकते हैं। और ये एलोरा अजंताएँ की नृत्य शैली हैं, जहाँ एलोरा अजंताएँ उत्सव मनाए जाते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को देख करके याद रखने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं डोल जात्रा महोत्सव। डोल जात्रा महोत्सव आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल में डोल जात्रा महोत्सव होते हैं। और 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव, ये आपको पता है कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है, तो खजुराहो नृत्य महोत्सव आपको मध्य प्रदेश में ही मनाए जाएंगे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव में आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहले ये देखिए डोल जात्रा महोत्सव का फिगर है, आप इसको देखिए। इसमें क्या होता है कि रंग लगाए जाते हैं, और एक दूसरे मतलब जिस तरह से हम होली मनाते हैं उस तरह से रंग लगा करके मतलब लोग खुशियाँ मनाते हैं डोल जात्रा महोत्सव में। और ये है आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव, जहाँ की खजुराहो में नृत्य शैली होते हैं मध्य प्रदेश में। और वही अगर बात करें कठपुतली महोत्सव का, तो यहाँ कठपुतलियाँ बना करके लोग जो है ना इस उत्सव को मनाते हैं। देखिए इस तरह की कठपुतलियाँ बनाए गए हैं। आइए हम अब समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला है आपका केला महोत्सव। तो केला महोत्सव में केला का बिक्री होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे केला जमा होते हैं और उसको बेचे जाते हैं, तो ये केला महोत्सव होता है। और ये केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मनाए जाते हैं। चाप चार कूट महोत्सव जो है मिजोरम में मनाया जाता है। और चाप चार कूट महोत्सव में क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चाप चार कूट महोत्सव में लोग जो है नृत्य करते हैं और अपना जश्न मनाते हैं। ये भी एक मतलब लोक शैली का एक प्रकार का महोत्सव है। और उसके बाद है आपका सूरज कुंड मेला, जहाँ सूरज कुंड होता है और वहाँ पे लोग मेला लगाते हैं। तो ये सूरज कुंड मेला है जो आपको ध्यान रखना है। सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगता है, तो फरीदाबाद में ये पड़ता है हालांकि, लेकिन याद रखिएगा कि सूरज कुंड मेला हरियाणा फरीदाबाद का है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। एक फरीदाबाद अलग भी है, इसलिए यहाँ हरियाणा का फरीदाबाद है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव दो तरीके का होगा, एक तो हॉर्नबिल महोत्सव आपका सिर्फ होगा, एक पक्के पागा होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव होंगे। वही आपको सीधे हॉर्नबिल पूछेगा तो नागालैंड में होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। काला घोड़ा महोत्सव आपको है मुंबई में मनाए जाते हैं। काला घोड़ा महोत्सव, जहां काला घोड़ा को मतलब जश्न के रूप में दिखाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, यहाँ ऊँटों का झुंड लगाया जाता है। और बीकानेर राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात करें तो ये नासिक में मनाए गए हैं और ये 27वां संस्करण था। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कौन से संस्करण मनाए गए हैं, तो 27वें संस्करण 2024 में मनाए गए हैं। एक है चंदूबी महोत्सव जो असम में मनाए जाते हैं। गंगा सागर मेला आपको ध्यान रखना है कि गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी के तट पर गंगा सागर मेला होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के तट पर गंगा सागर मेला मनाए जाते हैं, जहाँ की बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी आकर मिलती है, तो वहीं पे गंगा सागर मेला होते हैं। आइए हम एक बार गंगा सागर मेला को आपको दिखाते हैं फिगर के ज़रिए कि गंगा सागर मेला कहाँ है। ये आपका चाप चार कूट महोत्सव का फिगर है और इस तरह से आप ये अब देख सकते हैं। काला घोड़ा महोत्सव है यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद ऊँट महोत्सव दिखाए गए हैं। फिर आपका 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाए गए हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि यह यूथ फेस्टिवल जो है हम स्वामी विवेकानंद के जयंती पर मनाते हैं। और उसके बाद आपको ये देखिए गंगा सागर मेला है, जो इस तरह से गंगा सागर मेला गंगा नदी के तट पर हुगली नदी के तट पर जहाँ पे गंगा का मिलन होता है वहाँ पे मनाए जाते हैं।
और अब हम आपको बता रहे हैं अगला फेस्टिवल। आगे है आपका रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, जिसमें ऑरेंजों का मतलब ऑरेंज लाए जाते हैं और सजा कर रखे जाते हैं, और इस तरह से रुसोमा फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हिम महोत्सव जो है आपको नई दिल्ली में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हिम महोत्सव आपको नई दिल्ली, आपके स्थान पर शिमला या उत्तराखंड होगा जो कि आप लगाएंगे हिम को देख के, इसीलिए नई दिल्ली में होता है, इस बातों को ध्यान रखना है। 12वां दिव्य कला महोत्सव जो है गुजरात में हुआ है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुए हैं। उसके बाद 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो कि पाँचवां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव है जो तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। वही हॉर्नबिल अभी हम बताएं, हॉर्नबिल जो होगा वो नागालैंड में होगा। पक्के पागा हॉर्नबिल होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। गंगा उत्सव जो आपको नई दिल्ली में हुआ है, और 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुए हैं। तो जो नई दिल्ली में हुए हैं अभी तक हमने 3 बता दिया है। एक आपका है जो हिम महोत्सव हुआ है, एक आपका गंगा उत्सव हुआ है जिसका 7वां संस्करण था, तो संस्करण भी आपको याद रखना है। 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुए हैं। 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद हरियाणा में हुए हैं। आसियान भारत बाजार महोत्सव ये आपका जाकार्ता में हुआ है। तो आसियान की राजधानी जाकार्ता, आसियान से आप भारत महोत्सव याद रख सकते हैं। कंबाला महोत्सव बेंगलुरु में हुआ है, और बाली यात्रा महोत्सव जो है ओडिशा कर्नाटक में, ये 2023 के पर्व हैं। अभी तक नवंबर अक्टूबर नहीं आए हैं, ये सब आएंगे तो ये महोत्सव फिर से मनाए जाएंगे। एक पुष्कर मेला आपको ध्यान रखना है, अजमेर में हुआ है। और इस तरह से आपको पर्वों को याद कर लेने हैं 2-3 बार देखकर। नुआखाई महोत्सव आपको ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ओडिशा में मनाया जाता है। एक बंगस वेला महोत्सव जो कि आपको कुपवारा जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। आइए अध्याय 2 हमने ख़त्म कर दिया है, अध्याय 3 की चर्चा करेंगे। अध्याय 3 आपको ये बताएगा कि आप 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 33वें संस्करण का जो हुआ है ये पेरिस में हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, पेरिस में। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है, इस बातों को ध्यान रखना है कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो आपसे इस संस्करण पूछा जा सकता है, जगह पूछा जा सकता है, या देश भी पूछा जा सकता है। तो तीनों याद रखना है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, चाहे सीधे और समर ओलंपिक आपसे पूछा जा सकता है, या सीधे ओलंपिक भी रहेगा तो आपको यही लगाना है 33वां नंबर का। समर ओलंपिक हो या ओलंपिक हो, सीधे रहेगा तो आपको पेरिस लगाना है। आइए समझते हैं इसमें जो इवेंट हुए हैं इनसे संबंधित चीज़ें। सबसे पहले तो आपसे आयोजन बोला, ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ, कब, कै तारीख को हुआ है, तो कहाँ पे हुए हैं, तो आपको 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस में हुआ है। ओलंपिक खेल का आयोजन इसमें जो है नोट, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। मतलब ये तो 11 अगस्त से शुरू हुआ है यूं ही, लेकिन कुछ खेल 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। क्या एक मिनट, चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको ये याद रखना ये है कि पेरिस 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। मतलब दूसरी बार ये यहाँ पे आयोजित हुए हैं। थीम आपको ज़रूर याद रखना है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य याद रखने हैं, गेम्स वाइड ओपन। वही शुभंकर याद रखना है, द फ्रेग्स, ठीक है, द फ्रेग्स याद रखना है। फ्रीज भी हम पढ़ेंगे इसको, PHRYGES ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है
पेरिस ओलंपिक में 206 देश भाग लिए हैं, 206 देश याद रख लीजिएगा। और ओलंपिक समिति और ICO शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया है। तो आपको 206 याद रखना है, ज़्यादा मस्ट है। जो मस्ट है उसको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद कुल खेल अगर पूछा जाए तो कुल खेल आपको ध्यान रखना है 32। वही आपको ये ध्यान रखना है कि इस बार 4 खेल नए लाए गए हैं, जिसमें ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सफरिंग। ये 4 खेल जो है ना आपको ध्यान रखने हैं कि नए लाए गए हैं। इसमें से कौन नहीं लाए गए हैं ऐसा पूछा जा सकता है। उद्घाटन समारोह में याद रखेंगे, यह उद्घाटन सीन नदी के तट पर हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि पेरिस सीन नदी के तट पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें तो ये थॉमस बॉक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए हम पेरिस में बने कुछ रिकॉर्ड को जान लेते हैं। रिकॉर्ड में आपको ध्यान रखना है बॉबी फीके को याद रखना है, क्योंकि इसने कम समय में 1500 मीटर तैर लिया है। तो बॉबी फीके को तैरने के लिए याद रखना है, तैराक खिलाड़ी है। वही कार्लोस नासर को याद रखना है, जो 224 किलोग्राम लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कीर्तिमान स्थापित कर लिया, मतलब 224 किलो उठा लिया है। दक्षिण कोरिया के लीम सी होन को याद रखना है, क्योंकि इन्होंने तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकॉर्ड जो है वो काफ़ी अंक ले आया है, 694 अंक ले आया है। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। मोंड डुप्लांटिस को याद रखना है, जो ऊंचाई मतलब 6.25 मीटर की ऊंचाई के साथ नया रिकॉर्ड बना लिया है पोल वॉल्ट में। वही आपको नोआ लाइल्स को याद रखना है, जिसने 100 मीटर के दौर में 9.79 सेकेंड के समय के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड की बराबरी कर लिया है। मतलब ये 9.79 इतना ही सेकेंड में 100 मीटर उसने दौड़ लिया है, इस तरह से। उसके बाद आपको है अरशद नदीम को याद रखना है, जो भाला फेंक में 92.97 इतना मीटर उसने भाला फेंक दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी है, आपसे पूछा जाएगा कि अरशद नदीम कहाँ की खिलाड़ी है, तो पाकिस्तान की। उसने कितना मीटर भाला फेंक करके रिकॉर्ड हासिल किया है, तो 92.97, ठीक है। और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है नॉर्वे के एंडियास थोरिकेल्डनसन इसका दूसरा स्थान इस पर रहा है, जो 90.57 ओलंपिक रिकॉर्ड को इसको तोड़ दिया है, जो कि दूसरे मतलब इतना मीटर उस फेंक करके वो कीर्तिमान हासिल किया हुआ था, उसके रिकॉर्ड को उसने अरशद नदीम ने तोड़ दिया है। उसके बाद है 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है। तो याद रखेंगे कि 5 राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो था वो इतिहास में पहली बार पदक जीता है। तो ओलंपिक समिति को याद रखेंगे कौन कौन से समिति थे। डोमिनिक है, सेंट लुसियस है, अल्बानिया है, कार्बो वर्डे है और शरणार्थी ओलंपिक टीम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये पूछा इतना तो गहरा नहीं जाएगा, लेकिन 5 को आपको ये पूछा जा सकता है कि कितने ओलंपिक समिति ने पदक हासिल पहली बार किए हैं। तो 5 आपको ज़रूर याद रखना है। नाम तो याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। अब है ब्रेकिंग, जिसको हम ब्रेक डांस कहते हैं। उद्घाटन खेल में कनाडा के फिल विजार्ड और जापान की अम्मी यूसा जो क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो ब्रेक डांस में जो है ना उद्घाटन हुआ है, ब्रेक डांस से उद्घाटन हुआ है। और ब्रेक डांस में कनाडा के जो है कनाडा के पुरुष है फिल विजार्ड, और वही आपको है जापान की महिला है अम्मी यूसा। याद रखेंगे ये ब्रेक डांस में स्वर्ण पदक लिया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। नोवाक जोकोविच को तो सभी जानते हैं, सर्बिया के खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी है, जिसने कार्लोस अल्काराज को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। तो आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादा परिचित है, कहाँ का खिलाड़ी है, सर्बिया का, क्या खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, किसको हरा के जीते हैं, अल्काराज को, ठीक है, कार्लोस अल्काराज को हरा करके स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि 11 वर्ष और 11 महीने के स्कोट बोर्डर झेंग हुआंगझो भाग लेने वाले सबसे कम उम्र। तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम पूछा जा सकता है स्केट बोर्डर झोंग हाओ हो। याद कर लो, चीन के है, हाओ हो तो वहीं के रहता है।
हाँ, घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनकोवा ने भाग लिया है। तो घुड़सवारी में याद रखेंगे स्पेन के जो सबसे अधिक उम्र दराज के हैं 65 वर्ष, मामूली बात नहीं है घुड़सवारी करना 65 वर्ष की अवस्था में। इसीलिए ये जुआन को याद रखना है, जुआन एंटोनियो को। इसने बहुत सारे मतलब बहुत उम्र होने के बाद भी घुड़सवारी कर लिया है। ठीक है, तो कम उम्र और ज़्यादा उम्र वाला को याद रखना है। आइए समझते हैं अब पेरिस ओलंपिक में भारत की बात जान लेते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये अब मस्ट है। अब इससे पहले जो हम बताए हैं इसमें से 2-3 ही मस्ट थे, जो कम उम्र वाले, अधिक उम्र वाले, और उसके बाद है एक अरशद नदीम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी। ये 3 ही है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जो रहे हैं PV सिंधु और शरद कमल, इस बातों को ध्यान रखेंगे। वही आपको ध्यान रखना है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और P श्रीजेश। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ये तो भूल सकते हैं कि कौन उद्घाटन में था कौन समापन में था। तो श्रीजेश से यानी कि श्री गणेश होता है तो शुरू होता है, लेकिन श्रीजेश होता है तो समापन होता है। इस बात को ऐसे बात ध्यान रख लेंगे तो इससे श्रीजेश का नाम समापन में याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूज यही होगा कि कौन समापन में था कौन उद्घाटन में था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे तो शरद कमल और PV सिंधु आपको शुरुआती में है, यानी शुरू करने में, और वही समापन में मनु भाकर और श्रीजेश है। तो श्रीजेश का नाम हम किस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि श्री गणेश होता है तो शुरू होता है, श्रीजेश होता है समापन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान। 84वें समापन समारोह में स्थान, उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें समापन समारोह में स्थान पर थे। मतलब उस समय जो है ना कितने नंबर पर इसका मतलब उद्घाटन करने आए थे, तो 84 नंबर पर आए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से मशाल वाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये OIC प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार भी मिला है, इनको मिला हुआ है। तो ये बात नहीं याद रखना है, आपको मशाल के लेकर अभिनव बिंद्रा को याद रखना है। इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। मतलब जो है याद रखिएगा, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो है ये इन्हीं को मिला हुआ है, अभिनव बिंद्रा को। और इससे पहले जो है आपको इंदिरा गांधी को ये पुरस्कार दिए गए थे। गगन नारंग को भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है, तो गगन नारंग। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग क्या रहा है? तो पेरिस ओलंपिक का भारत का हैशटैग चीर फॉर भारत, चीर फॉर भारत, हैशटैग भी चीर फॉर भारत। ये आपको हैशटैग याद रखना है। पेरिस ओलंपिक का हैशटैग आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारतीय दल में 117 एथलीट थे, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिलाएं। तो पूछा जा सकता है कि भारत में कितने एथलीट भाग लिए हैं? तो 117, जिसमें से 70 पुरुष और 47 महिलाएं। भारत में 69 स्पर्धा में से 16 खेल भाग लिया है। तो भारत कितने खेलों में भाग लिए हैं? 16 खेल में। 16 खेल आपको से पूछा जा सकता है, स्पर्धा 69। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं पेरिस ओलंपिक में कितने पदक भारत के नाम है और किसके नाम है। तो पेरिस ओलंपिक जो हुए हैं, भारत इस बार 6 पदक से ही संतुष्ट करना पड़ा था। इससे पहले हमारा जो है ना 7 पदक था। इस बार हम पिछड़ गए हैं, अर्थात पिछले हम 48 नंबर पर थे, इस बार 71 नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि 6 गो पदक जीते थे इस बार। पिछले बार 7 गो जीते थे। पिछले बार 1 गो सोना जीते थे, इस बार 1 भी सोना नहीं जीते हैं। तो जानते हैं कि रजत पदक 1 गो जीते हैं हम लोग इस बार, बाद बाकी सभी कांस्य पदक जीते हैं। पदक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कांस्य पदक, दूसरा होता है रजत पदक और तीसरा होता है स्वर्ण पदक। सबसे अगर कोई उच्च कैटेगरी का पदक है तो स्वर्ण, दूसरे नंबर वाले को मिलता है रजत और तीसरे नंबर वाले को होता है कांस्य। तो यही तीसरा नंबर वाला जो है ना हमको इस बार ज़्यादा मिला है, तो 5 गो मिला है। याद कैसे रखेंगे? तो रजत वाले को तो आप याद कर लीजिए, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रजत, बाद बाकी सभी के सभी कांस्य। तो आपको कोई भी पूछेगा कांस्य लगा देंगे, बाद बाकी नीरज चोपड़ा पूछेगा रजत। ज़्यादा पूछने का चांस नीरज चोपड़ा का होगा क्योंकि सिंगल है। दूसरी बात कि आपको कांस्य में तो एक तो हॉकी टीमें जीत लिया है, तो नाम तो आपको नहीं याद रखना है, 4 गो नाम याद रखने हैं। ठीक है,
4 नाम याद रखने जिसमें 2 गो में तो मनु भाकर ही आते हैं, 1 गो में आपको आता है, 1 गो में स्वप्नील और अमन सेहरावत, ये 2 का नाम आपको याद रखना है, स्वप्नील और कुशाले और अमन सेहरावत। ये पूछा जा सकता है कि स्वप्नील कुशाले क्या खेलते हैं, तो ये राइफल चलाते हैं, तो राइफल से संबंधित है। वही आपसे अमन सेहरावत पूछा जा सकता है, तो कुश्ती के खिलाड़ी हैं। कुश्ती और आपको राइफल याद रखना है, क्योंकि ये दोनों ही आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही दोनों आपको याद रखना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा कौन पदक है, क्योंकि जनरली सभी कान से जीते हैं, तो ये आपसे नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कि किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित। आइए समझते हैं आगे चीज़ों को। मनु भाकर ने 2024 में ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता, तो ये पहले पदक जीतने वाले का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के लिए पहले पदक किसने जीता, ठीक है। मनु भाकर ओलंपिक निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, और निशानेबाज भी पहली है जो ओलंपिक में पदक जीती है, ठीक है। उसके बाद है स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भी पहली महिला है। मतलब ये 3 तरह से पहली बन गई है। पहला बात कि स्वतंत्र भारत में कोई पहली महिला है जो ओलंपिक में 2 पदक ले ली है, ठीक है। दूसरी बात कि मनु भाकर निशानेबाजी में पहली बार पदक ले ली है। तीसरी बात कि यह जो है भारत के लिए पहली पदक भी जीती है। तो इतने के लिए आपको पहले के लिए याद रखना है मनु भाकर को। मनु भाकर का खेल आपको याद जरूर रखना है कि निशानेबाजी में इसने, तीरंदाजी में इसने क्या किया, ओलंपिक के निशानेबाजी में, ठीक है। निशान आपको ध्यान रखना है। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार, कौन कौन खिलाड़ी है जो 2 मेडल जीते हुए हैं? सुशील कुमार है, नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है, मनु भाकर चौथे नंबर पर, ठीक है। चौथे भारतीय हैं जो मनु भाकर हैं, जो पहली बार जीते हैं, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे। अमन सेहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं, अमन सेहरावत। तो अमन सेहरावत आपके एग्जाम में छपने का चांस पूरा है, इसलिए ध्यान रखिए। स्वप्नील और अमन सेहरावत को जरूर याद रखेंगे। जो युवा, सबसे युवा आपसे पूछा जा सकता है, सीधे पूछेगा सबसे युवा खिलाड़ी, तो वहाँ पे पाकिस्तान का नाम याद रखिएगा। लेकिन अगर भारतीय पूछेगा तो अमन सेहरावत को याद कर लीजिए, जो ओलंपिक में पदक जीत लिए हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक के स्पर्धा में दूसरे प्रयास में, नीरज चोपड़ा का प्रयास पूछा जा सकता है कि कितना मीटर उन्होंने भाला फेंका था, तो 89.45, जबकि पहले नंबर पर आने वाले 92 पॉइंट समथिंग लाया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये इससे पिछड़ गए हैं, ठीक है। रजत पदक इसीलिए इनको मिला है, नहीं तो स्वर्ण मिल जाता अगर ये भी 92 लाते तो। आइए देखिए, विनेश फोगाट को तो आपको पूरा पता है कि 50 किलो में ये स्पर्धा की थी, जिसके कारण लास्ट में इनको हटना पड़ा था 100 ग्राम के चलते, अयोग्य घोषित होना था, ये पहले से आपको पता था। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यू सुसाकी को हराया था, ठीक है। याद रखिए, यू सुसाकी आपके दृष्टि से, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि उन्होंने क्वार्टर फाइनल में किसको हराई थी। आइए समझते हैं। भारतीय पक्ष में ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पॉट में अपील की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। मतलब भारत की तरफ से इस बात को लिए मतलब मुद्दा उठाया गया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि 100 ग्राम के लिए आप किसी को हटा दीजिए, तो लेकिन उसको खारिज कर दिया, कहा कि नहीं हम नहीं मानेंगे। साथ ही विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास भी ले ली है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन थी जो संन्यास ले ली है, तो विनेश फोगाट। हरमनप्रीत सिंह की बात कर लेते हैं। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम ने ओलंपिक में हॉकी के इतिहास में 13वां पदक दिलाया है। तो हरमनप्रीत का नाम याद रखिएगा कि हॉकी में इन्होंने 13वां पदक दिलाने वाले हरमनप्रीत हैं। पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक इतिहास में अब तक जीते गए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक है। इस बार कांस्य पदक से ही संतुष्ट करना पड़ा है। तो इस तरह से आपने देखा, थोड़ा सा और है जो आप देख लीजिए, थोड़ी सी बच गए हैं। नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक हैं।
और ये IOC के सदस्य बने हैं। तो ये पहले के ही न्यूज़ है, आपको ध्यान रखना है। प्यूमा इंडिया की बात कर ले तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किए हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। उदासीन ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक बनाया। तो पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में मुख्य प्रायोजक भारत की तरफ से अडानी ग्रुप है, उदासीन बोला गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अडानी ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो 2 खिलाड़ी और हो गए हैं जो संन्यास लेने वाले हैं, बोले कि भाई हम ओलंपिक के बाद जो है संन्यास ले लेंगे। तो इन्होंने घोषणा करा है, अभी तक लिए नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे, हालांकि ले ही लेंगे। भारतीय सेना के सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई ओसाक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। तो युवा रेफरी बने हैं कर्नल काबिलिन साई अशोक, ठीक है। काबिलन साई अशोक को याद रखेंगे जो कर्नल हैं, और ये युवा रेफरी बने हैं ओलंपिक का। उसके बाद है आपका ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय महिला एथलीट बनी है। भारतीय धावक अविनाश साबले 3000 मीटर में स्टीपलेज के फाइनल में 11वें स्थान पर बनी, जीत नहीं पाई कुछ। तो अविनाश साबले का संबंध किस खेल से है? तो धावक है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में ओलंपिक इतिहास में अब कुल 41 मेडल जीत चुके हैं और 10 गोल्ड मेडल है, जिसमें 10 सिल्वर है और 21 कांस्य पदक है। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी तक कुल कितने मेडल जीते हैं? 41। कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? 10। कुल कितने रजत जीते हैं? 10। इसको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो आशा करते हैं आपने अध्याय 2 और 3 अच्छे से पढ़ लिया है और इसको 2-3 बार देखकर याद कर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कंठस्थ करते हुए चले जाएंगे वैसे वैसे आप करंट में अच्छे महारत हासिल करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए हम अब अगले दिन आपको लेके आएंगे अध्याय 4 और 5।